नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बढ़ता कुनबा कितना कारगर? जी हां, क्योंकि पटना में विपक्ष की पहली परीक्षा के बाद अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों के महाजुटान की दूसरी परीक्षा होने वाली है और दूसरे राउंड की बैठक जो है वो 17 और 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। विपक्षी एकता को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां एकजुट होंगी और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल होंगी और बीजेपी को घेरने के लिए बन रही मोर्चेबंदी को लेकर रणनीति बनाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर अलर्ट मोड में है। बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए पुराने साथियों से संपर्क कर रही है और साथ ही एनडीए को और मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या विपक्ष बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने में सफल हो पाएगा? क्या सोनिया गांधी एकजुटता में जान फूंकने में कामयाब होंगी? क्या बढ़ता कुनबा विपक्ष के लिए कारगर साबित होगा या 2024 से पहले ही बिखर जाएगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 17-18 जुलाई 2023, जगह बेंगलुरु। विपक्षी दलों की महाबैठक का राउंड 2। 23 जून को पटना में विपक्ष उसकी पहली परीक्षा के बाद अब बेंगलुरु में विपक्ष दलों के महाजुटान की दूसरी परीक्षा होने वाली है। महाबैठक के कुछ दिन पहले ही विपक्षी दलों के कुनबा बढ़ने की खबर सामने आती है। सूत्रों की माने तो बैठक में गैर एनडीए 16 राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर अब 24 हो गई है। जिन 8 दलों का बैठक में आने की बात हो रही है उनमें एमडीएमके, केडीएमके, वीएसके, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। ये सभी दल महामीटिंग के जरिए बीजेपी के खिलाफ लोकसभा सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने, किसी चेहरे को पीएम मोदी के खिलाफ आगे किया जाए या सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाए, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मणिपुर हिंसा के मुद्दे समेत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। इस बार की बैठक इस मायने में भी अहम मानी जा रही है कि इस बार की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। I see that all the leaders who are mass leaders, all those leaders who are the motivating force behind in their respective parties, they are all united with the Congress party and we are all together. Whether that may be Sharad Pawar ji, whether that may be Uddhav Thackeray ji, we are all the mass leaders, all leaders who combine, who have the maximum support of their party workers. We are all together, we are all united. वहीं विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि बेशक विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है, लेकिन 2024 चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट जाएगा। बैठक बुलाएं, अच्छी बात है, और विपक्षी दल एक कर सके तो और अच्छी बात है, परंतु वह ये बता दें कि अजय रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के साथ चला पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में इकट्ठी चल पाएंगी क्या? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को अकोमोडेट करेंगे क्या? केसीआर अकोमोडेट करेंगे क्या? क्या वाईएसआर पार्टी अकोमोडेट करेगी क्या? बीजेडी अकोमोडेट करेगी क्या? तो क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं, असल में अंदर खाते एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, आपसी रंजिश है। परंतु ठीक है, मोदी जी के विरोध के चलते हुए आपस में एक बैठकें भी करते हैं। 2024 में तमाम विपक्ष दल मिलकर जीत का परचम फहराने का प्लान बना रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच क्षेत्रीय मतभेद, एक चेहरे पर आम सहमति जैसी तमाम चुनौतियां होंगी, जिसे देखते हुए सवाल तो उठता है कि विपक्षी दलों का बढ़ता कुनबा क्या कारगर साबित होगा। अब ऐसे में आज के बड़े सवाल जो है वो ये है कि क्या सोनिया गांधी एकजुटता में जान फूंकने में कामयाब होंगी? क्या बढ़ता कुनबा विपक्ष के लिए कारगर साबित होगा या फिर 2024 से पहले ही वो बिखर जाएगा? हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता है वो जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आलोक बज्री जो कि बीजेपी के नेता है वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अली अब्बास काजमी साहब जो कि समाजवादी पार्टी
पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि पहले बिहार का पटना और अब बेंगलुरु, क्या लग रहा है कि दूसरी जो ये बड़ी बैठक आप सब लोगों की होने जा रही है, कितनी कामयाब हो पाएगी? पहले एक एक रिएक्शन, उसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निदा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 23 जून को पटना में जो मीटिंग हुई थी, 15 दलों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक सहमति बन गई थी कि हम बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो 62% विपक्ष के वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी 38% पा करके वो सत्ता पे काबिज हो जाती है। हमारे 62% वोट है, वो अगर एक साथ एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो कहीं न कहीं संस्कृति जो है वहां पे पूरी तरह से बन चुकी थी। अब रही बात 17 और 18 जुलाई की, तो निश्चित रूप से जो अगला रणनीति है कि भाई क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, किन किन मुद्दों पे हमें जो है चुनाव में जनता के पास जाना है, वो सारी चीजों को जो है 17 और 18 जुलाई की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। एक उद्देश्य बहुत साफ है निदा जी कि कहीं न कहीं सारी पार्टियों का एक उद्देश्य है कि इस भारतीय जनता पार्टी को जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, सारे चीजों में ये फेल हो चुके हैं। और हमारी मंशा ये है कि हम इसको हटा करके एक ऐसी लोकप्रिय सरकार लेकर आए जो जनता के हित में काम करे और जनता के लिए काम करे, न कि अडानी और अंबानी तरीके पूंजीपतियों के लिए काम करे। आप जी ठीक है, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में आलोक जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की तरफ से। आलोक जी, किसी तरह की कोई घबराहट, कोई परेशानी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुनबा भी बढ़ रहा है और अब 8 और दल ऐसे जो शामिल होने जा रहे हैं, 24 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी पूरी नजर आ रही है और पूरे विपक्ष के साथ। निदा जी, ये लोग कह रहे हैं 24 दल, इससे मुझे एक गांव का वाकया याद आ रहा है। एक बच्चे से प्रश्न पूछा गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसने लिख दिया गांव का एक टीला था उसके बारे में, ये टीला मेरी नजर में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि उसने उसके बाहर देखा ही नहीं था। जैसे मेढक कुएं से बाहर नहीं देखता है तो वही संसार नजर आता है। मेरे मुस्कुरा रहे हैं रत्नाकर जी, मेरे दोस्त और मेरे बहुत प्रिय रत्नाकर जी से मैं पूछूंगा, उसमें से 5-7 दल ऐसा है जिसके प्रेसिडेंट का ही नाम बता दे हमको खाली, और वो कहाँ ऑपरेट करता है वो दल ये बता दे, और उसके कितने सांसद या उसके कितने विधायक हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन दलों को साथ मिलाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो दरअसल दल है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। ये महज गिनती के लिए आंकड़े बताए जा रहे हैं, कितने दल हमारे साथ हैं। आप मेरी बात सुनिए निदा जी, मैंने ये नहीं कहा वो दल नहीं है। उस लड़के ने लिखा कि वो चोटी सबसे वो टीला सबसे ऊंचा चोटी है, वो भी तो था ही। इन दलों का कोई वजूद नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में, और ये कुनबा बना के बैठ गए हैं उनका। ठीक है, गिना रहे हैं कि हम 24 हो गए और 62% वोट की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, YSR, तेलुगु देशम, मायावती, ये बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, इन लोगों का जो वोट बैंक है वो किसका है? वो भी इन्हीं में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। काजमी साहब को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अली अब्बास काजमी जी, देखिए आप भी जी, रत्नाकर जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आलोक जी को? जी बिल्कुल, जवाब दे देता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज तो मैं आलोक जी से ये कहना चाहूंगा कि आलोक भाई आपको शायद भूल गया कि आपने भी 29 दलों का एक एनडीए बनाया था और 29 दलों को पार्टियों को लेकर के आपने सरकार जो है बनाई। तो कहीं ये पहली बार और आखिरी बार तो हो नहीं रहा है कि पार्टियां एकत्रित होकर के जो है किसी पार्टी के अगेंस्ट में या किसी गठबंधन के अगेंस्ट में कोई सरकार बनाने की बात कह रही है या कब बात कह रही है। पहली बात आप कह रहे हैं 62% में आप गिना रहे हैं दूसरे पार्टियों को। आप 2019 की बात करता हूं मैं, जहां पर 38% वोट जो भाजपा पाई थी। अभी आपके साथ कौन से बड़े घटक दल हैं ये बता दीजिए जरा। जेडीयू जैसा बड़ा घटक दल, शिवसेना जैसा बड़ा घटक दल, अकाली दल, ये तमाम ऐसे बड़े घटक दल हैं जो 2019 के बाद आपसे कहीं ना कहीं आपसे मतभेद के कारण, कुनीतियों के कारण उनसे जो है आपसे अलग हो गए। तो वो भी तो आपका माइनस हो गया ना। अगर कहीं कहीं अगर सारे एकत्रित होकर लड़ेंगे तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं अभी भी, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कि आप 25 से 26% अगर वोट पाएंगे
तो वहां पे लेकिन जिस गठबंधन अलगाव की आप बात कर रहे हैं 50% रत्नाकर के जी, ऊपर- उस अलगाव से मजबूत तो बीजेपी ही हुई है। उस अलगाव का फायदा तो बीजेपी को ही हुआ है, चाहे आप शिवसेना की बात कर लीजिए, आप एनसीपी की बात कर लीजिए। अगर अलगाव हुआ है तो मजबूती तो बीजेपी को मिली है ना उस अलगाव से। नहीं, किस तरह से मजबूती मिली है निदा जी? किस तरह से मजबूती? आप पार्टी को तोड़ करके धन बल के अब पैसे नोट तंत्र के आधार पे आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं। क्या ये जनता ने चुना है इनको? ये जनता के जनादेश से कर्नाटक में सरकार बनाए थे क्या? ये जनता के जनादेश से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए थे क्या? महाराष्ट्र में ये जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से धन नोट तंत्र के बदौलत ये सरकार बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक ये समझ चुकी है कि आप उनको छद्म राष्ट्रवाद, फर्जी हिंदुत्व के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। आज जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप बता दीजिए ना, आप खुद ही कहते हैं, जिसको हमको कहते हैं भ्रष्टाचारी पार्टी और महाठगबंधन कहते हैं ये लोग। आप बता दीजिए, यही एनसीपी टूटने से पहले 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनसीपी को कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्हीं के सर अजीत पवार को जो है उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हसन मुशर्रफ जैसे 500 करोड़ का घोटाले का आरोप इनके कद्दावर नेता महाराष्ट्र में इल्जाम लगाते हैं, किरीट सोमैया जी, और उन्हीं को वो मंत्री बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भारत की जनता ये देख रही है कि आप मजबूत किस तरह से हो रहे हैं, आप धनबल के आधार पे, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आधार पे आप ये मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप चुनाव में जाएंगे, आप कर्नाटका में चुनाव के गए 60-62 सीटों पे आपको सिमटने का काम किया, वहां पे आप मध्य प्रदेश में जाएंगे 50 सीटों अली में अब्बास आपको कासमी जी को सिमटने का शामिल कर काम लेते किया हैं। जाएगा। हाँ, ठीक है, बढ़ाएंगे इस चर्चा को आगे। पहले अली अब्बास कासमी जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अभी भी साथ है, एकजुट है, और क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिहार के पटना में हुई और उसके बाद अब ये दूसरी बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, समाजवादी पार्टी से कैसे दिख रही है? सबसे पहले एक रिएक्शन। देखिए नेताजी, हम तो ये कहेंगे कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि भारत में 47 से अब तक सिर्फ एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, और 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं वो। अब तक उनके अलावा, नेहरू जी के अलावा, अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो अपने दम पे तीसरी बार लगातार आया हो। तो हमारा कहना तो यही है कि जो गठबंधन बन रहा है, भविष्यवक्ता हम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी उससे बन रहा है, बड़े जोशो खरोश के साथ है, और सभी लोगों ने एक आम राय और आम सहमति बनाई है कि हम लाइक माइंडेड लोग जो है सब साथ होके देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसको हटाने के लिए सब लोग एक हुए हैं। ठीक है, हमारा इतना ही कहना है। हाँ, आलोक जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अब बेंगलुरु में फिर से 2024 की रणनीति के लिए पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, तमाम दल वहां पर जुटेंगे, एक साथ होंगे, विपक्ष की महाबैठक में बड़ी चर्चा होगी, कई बातों को लेकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात है कि सब एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, असर पड़ेगा 24 में? देखिए निदा जी, पहले मैं अपने दोस्त रत्नाकर जी को कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आज ये अजीत पवार की बात कर रहे हैं, उनके गुरु एनसीपी के वरिष्ठ नेता और इस देश के एक वरिष्ठ नेताओं में शुमार अजीत पवार जी ने 1978 में दादा पाटिल के साथ क्या किया था। इन्होंने दल तोड़कर सरकार बनाई थी। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के कारण। उसके बाद फिर ये तीसरी बार दल तोड़ के मुख्यमंत्री बने। तो वो सारा जायज था, अजीत पवार ने कर दिया तो नाजायज हो गया। अजीत पवार इनके यहां थे तो बहुत अच्छे थे। एक और मुस्लिम साथी का नाम लिया इन्होंने 500 करोड़ के, जो किसी घोटाले में लिप्त है। ये कहां लिखा हुआ है कि कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा तो उसकी केस माफ हो जाती है? केस तो अपनी प्रक्रिया से चलती रहेगी। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे थे कि यही अजीत पवार जब 5 दिन पहले आपके साथ नहीं थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनके बारे में कहा था करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, और तमाम बीजेपी लगातार पूछती थी एनसीपी को, लेकिन जब साथ में आ गए तो उप मुख्यमंत्री बना दिया भ्रष्टाचारी को। ये पूछ रहे थे वो। आज हम इनको साफ सुथरा कहाँ घोषित कर दिए हैं इनके ऊपर जो केस। लेकिन एक चीज याद रखिए निदा जी, जब तक किसी के ऊपर न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं हो जाता अपराध, तब तक वो दोषी नहीं है।
एलिगेशन हो सकता है, बट उसको आप दोषी नहीं कह सकते हैं जब तक वो दोष कोर्ट के द्वारा सिद्ध न हो। ऐसे तो बहुत केस चल रहे हैं आलोक जी, जो हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, बहुत केस चल रहे हैं कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी मिला नहीं, लेकिन फिर भी सलाखों के पीछे है। तो सबके लिए एक कानून क्यों नहीं? सलाखों के पीछे जब उसके ऊपर पूरे सबूत इकट्ठे, देखिए 4-4, 5-5 बार सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है बेल, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय उनको बेल नहीं ग्रांट कर रही है। ऐसे अगर किसी के खिलाफ मिलेंगे तो वो जाएंगे। अभी आप देखिए तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। रत्नाकर जी, जिस बढ़ते कुनबे की बात लगातार हो रही है, जो केस फाइल हुआ था 22 वो चीज कहना चाहूंगा नीता जी, न्यायालय से दोष सिद्ध हुआ 22 वर्षों के बाद। सर, सबसे पहले तो आप मुझे वो पॉइंट बता दीजिए, थोड़े से मुद्दे बता दीजिए जो इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, जिन पे चर्चा होगी। अपनी तरफ से कुछ जरा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। निश्चित रूप से देखिए, पहली मीटिंग में हमने तो आपसी सहमति बनाई कि हम निश्चित रूप से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 15 दलों की मीटिंग थी और सारे दल जो है सहमत थे कि हम जरूर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 15-13 हो चुके हैं। उसके बाद अगली मीटिंग जो अभी 17 और 18 जुलाई को होगी निदा जी, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मतलब कि हमारा क्या क्या एजेंडा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को हम किन किन मुद्दों पे घेरने का काम करेंगे और हम जनता के हित में कौन कौन से ऐसे वादे कर सकते हैं जो कि हमारी सरकार जब बनेगी उन वादों को पूरा करेंगे। तो मूलभूत जो है इन्हीं चीजों पे जो है अगली मीटिंग होने जा रही है। उसके आगे जो है, एक बार जब ये सारी चीजें सहमति बन जाएगी, उसके आगे जब हम मीटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से कौन से राज्य में कौन सी पार्टियां कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये सारी जो है विषय जो है चर्चा का अगला विषय होगा। दो चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे आलोक भाई कहना चाह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, पहली चीज की सब पे जांच होगी। मैं कहता हूं कि अगर आप सब पे जांच होगी तो आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह को सुप्रीम कोर्ट के बाद क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई? आपने क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया? आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आज पुलिस कह रही है जो जांच के बाद कि हाँ ये केस करने लायक ये है, पूरा तथ्य है जो बयान लिया गया, वो पहले आपने क्यों नहीं किया? तो आप जब घिर जाते हैं तो इस तरह की सफाई देते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि ये हम जो है सबकी जांच करेंगे और छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, शिंदे गुट के 16 विधायकों के ऊपर इन्होंने ईडी की जांच बिठाई थी और दबाव डाला था कि आप जो है उद्धव गुट को छोड़िए। 50-50 खोखे एकदम ओके का भी नारा लगा है, बच्चा जानता है हमारा समय। ठीक है, आप 16 विधायकों के ऊपर जांच क्यों बंद कर दिए? आप ये बता दीजिए। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको जांच लेंगे। आलोक जी से भी जवाब लेंगे। एक जल्दी से एक रिएक्शन अली अब्बास जी से ले लेते हैं। अली अब्बास जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए अभी तो सब एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन जब तक 24 आएगा और इलेक्शन आएगा, चुनाव की तारीख आएगी, तो फिर उसके बाद कहीं सीटों के बंटवारों पर पेश तो नहीं फंस जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ था कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, हमने देखा था क्या हुआ था। नहीं, हमारा कोई चुनाव पूर्व गठबंधन कभी दरार नहीं आई। कभी हमने अपनी नहीं, मैं सीटों के बंटवारे की बात कर रही हूँ। सीटों के बंटवारे पे कभी हमारा किसी से मतभेद ही नहीं रहा। हम तो अपने बड़ा दिल दिखा के हमेशा, जब भी चुनाव में हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है, बड़ा दिल दिखाया हमने। और हमें ही भले ही लोग धोखा देके चले गए हों और आज वो अलग थलग पड़ गए जो धोखा देके गए थे हमें। किसकी तरफ इशारा है आपका? किसने धोखा दिया था? अब ये सब जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इतना ही हम कहेंगे कि जो लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। लेकिन ये जो अंदर दिल में है कि हमारे साथ धोखा हुआ था और जो चले गए वो अब बिखर गए, तो अभी उन्हीं लोगों के साथ तो आपको वापस आना है, तो ये टीस कहीं रह तो नहीं जाएगी? उस वक्त तो नहीं निकल कर सामने आएगी आपस में? नहीं, उन लोगों के साथ हमारा कोई ऐसा भी गठबंधन होने नहीं जा रहा, ना हो पाएगा। स्वार्थी लोगों के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। हाँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है, होगा, क्योंकि हमारी लाइक माइंडेड पार्टी है और देश के लिए इस पार्टी ने जो है कुर्बानियां दी है। बिल्कुल, गठबंधन तो होगा तभी सारा विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अब विपक्ष का एनडीए को घेरने का मेगा प्लान जो बन रहा है वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इंतजार करना होगा 17 से 18 तारीख का। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब ब्रेक के उस पार आएंगे तो आलोक बस से समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का आखिर वो नारा क्या है कि 60-60 खोके और सब कुछ ओके। इस पर जवाब लेंगे आलोक जी से। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
तो बिहार के पटना के बाद अब अहम बैठक जो है विपक्षी दलों के तमाम एकजुट होने की जो बारी है वो अब बेंगलुरु में है। 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्ष के तमाम लोग जुटेंगे एक साथ, रणनीति तैयार होगी 2024 में बीजेपी के खिलाफ कैसे हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी रत्नाकर सिंह जी कि क्या इस बार कुछ नया भी होगा क्या दूसरी बड़ी बैठक में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री के चेहरे का भी नाम सामने आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री के, माफी चाहूंगी। देखिए निदा जी, पहले चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी देखिए हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री के चेहरे पे अभी कोई इस तरह से सहमति नहीं बनी है, लेकिन मुद्दा क्या होगा ये जरूर हम 17-18 तारीख की मीटिंग में जो निर्णय लेंगे। और कहीं ना कहीं हम जो रणनीति बना रहे हैं निदा जी, ये रणनीति बनाने से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जो है देखने को मिल रहा है। अभी आलोक जी को भी देख रहे हैं किस तरह बौखला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट ये साफ झलक रहा है कि आनंद फानंद में एनडीए की मीटिंग में शेड्यूल करते हैं। इसके पहले ये एनडीए के घटक दलों को पूछते तक नहीं थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि छोटे बड़े जितने भी है सब लोग आ जाओ भाई, क्योंकि 2024 की नैया जो है पार नहीं होने वाली है, इसलिए सबको बुलाकर मीटिंग शेड्यूल की है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम जो है सारी पार्टियां एकत्रित होकर 450 ऐसी सीटें चिन्हित किए हैं जिसमें हम 1 to 1 की फाइट करेंगे। मतलब एनडीए वर्सेज विपक्ष महागठबंधन जो होने जा रहा है, तो निश्चित तौर से हमारा वोट शेयर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इनसे, और जनता जो है इनकी नीतियों से अजीज आ चुकी है। जनता हमारे साथ खड़ी दिख रही है, वोट शेयर ज्यादा है, इसलिए इनके पैरों के तलवे की जमीन जो है खिसकती नजर आ रही है कि कहीं हम 100 के अंदर ही न सिमट जाएं। इसलिए इनकी इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी और इतना आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अरे भाई, हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम सारे घटक दलों को एकत्रित करके लड़ाई लड़ने की तैयारी करें। आपके पेट में दर्द क्यों है? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। काम किया रहता, एक लास्ट सेंटेंस, आपने अगर जनहित में काम किया रहता तो आज आपको ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी पड़ती। आज आपको कर्नाटका में जाकर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने नहीं पड़ते। आज आपको राम मंदिर और 370 के नाम पे वोट नहीं मांगने पड़ते। आप गिनाते कि हमने महंगाई कम कर दिया, हमने बेरोजगारी कम कर दिया, हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी, हमने सबको ठीक है, जवाब लेते हैं। आलोक जी, दरअसल स्मार्ट सिटी बना दिया। ठीक है, सारे मुद्दों पे ये फेल। आलोक जी, दरअसल कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर हम सब एकजुट हो रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं, 24 के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही? मतलब बीजेपी को क्यों हड़बड़ाहट है, बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही? और सबसे बड़ी बात ये वो ये कहना है कि अगर आपने काम किया है, विकास किया है, तो विकास के मुद्दे आप सामने लेकर आइए, विकास के दम पर आप वोट मांगिए, आप बाकी और मुद्दों में क्यों उलझा रहे हैं? हम जहां कहीं भी रिपीट हुए हैं निदा जी, अपने विनाश और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही हुए हैं। और अभी रत्नाकर भाई ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे सीने में खलबली मची हुई है कि आप लोग जो ये कवायद कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी तक ना आपका पर्यवेक्षक तय हुआ, संयोजक तय हुआ, ना आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने आया, और साथ साथ प्रधानमंत्री के दावेदार जो घूम रहे हैं आपके कुनबे में, उसमें आपने देश के सामने उसमें आपने देश के सामने स्पष्ट नहीं किया कि कौन होगा नेता। कांग्रेसी कह रहे हैं राहुल गांधी, ममता जी लोग कह रहे हैं ममता जी, नीतीश के लोग कह रहे हैं लाल किला के आगे फोटो लगा के कि ये प्रधानमंत्री हो गए। आपके खुद के दल के वरिष्ठ नेता, वो जो दाढ़ी वाले हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा कि सबसे उपयुक्त और सबको एक्सेप्टेबल प्रियंका गांधी जी हैं। उसके इन सब के किसी चेहरे को पीएम मोदी के खिलाफ किया जाएगा क्या रत्नाकर जी? मजबूत 56 इंच छाती का चेहरा खड़ा है, जवाब ले लेते हैं, जिसने विश्व में डंका बजा दिया और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है लगातार, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम पहलवान कर रहे हैं। ललपुटियन से जनता के लिए दावत पहलवान गिरेगा आपसे। चुप हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं बोलिए, आप ही से सवाल है जी। आलोक जी जवाब सुन लेते हैं। पूरी शक्ति है, फौज है कार्यकर्ताओं की डेडिकेटेड। हमारे पास 9 साल का किया गया कार्यों का लंबा लेखा जोखा है। उसको लेके किसी चेहरे को पीएम मोदी के खिलाफ आगे किया जाएगा क्या? होगा क्या ऐसा कुछ? देखिए निदा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जनता को ये
बहुत विशेष मायने नहीं रखता है कि प्रधानमंत्री कौन है देश का। अरे क्या बात कर जनता- रहे नहीं हैं? मायने रखता है, ऐसा नहीं, ये क्या मायने बात रखता कर है, रहे हैं मानिए आप? आप इस बात को, ये मायने रखता है। हाँ, कोई भी प्रधानमंत्री मैंने बन जाएगा, मैंने जनता शब्द एक्सेप्ट क्या कर जोड़े, लेगी। विशेष हाँ। मायने नहीं रखता है, मैंने शब्द क्या जोड़े, पूरा सेंटेंस। नहीं, जनता को ये मायने रखता है हाँ। कि जनहित में कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छा काम कर रही है, जनता के लिए ये मायने रखता है। जनता के लिए ये मायने रखता है कि उसके घर में आज टमाटर की सब्जी बन रही है कि नहीं बन रही है भाई। जनता के लिए ये मायने रखता है कि उसके यहाँ जो सिलेंडर आ रहा है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में 500 रुपया वाला सिलेंडर है कि गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में 1200 वाला सिलेंडर है। जनता के लिए ये मायने रखता है कि हमारे घर में आज युवा जो बैठा था वो रोजगार कर रहा है कि बेरोजगार बैठा है। जनता के लिए महत्वपूर्ण ये है। और रही बात प्रधानमंत्री चेहरे की, तो निश्चित रूप से तमाम पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही हैं और हर पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग है और ये मुद्दों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री का चेहरा हम मिल बैठ करके तय कर लेंगे। आप छटपटाइए मत, ठीक है, आप कासिम घबराइए साहब। मत। अली- आपको जल्दीबाजी क्यों है भाई हाँ, इतनी? हाँ। अभी देखिए- 10 महीने ठीक है, चुनाव है, आलोक जी, जल्दीबाजी क्यों है? देखिए- आज ही कॉमन मिनिमम देखिए- प्रोग्राम बना दे, आज देखिए ही रत्नाकर भाई, पद का चेहरा घोषित कर दे। रत्नाकर आपको भाई, इतनी सुनिए, जल्दीबाजी सुनिए, क्यों है? सुनिए। ये तो हमारी रत्नाकर स्ट्रेटजी है, भैया, हमारी सुनिए। रणनीति है। हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आपके पेट में दर्द तो देश दिख की रहा है। जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप नहीं तय कर सकते हैं। हाँ, सुन और लीजिए, एक सुन चीज सुन लीजिए, एक लीजिए सेंटेंस बोलूंगा, निदा जी, एक सेंटेंस कि बोलूंगा, इन्होंने एक सेंटेंस। पिछली एक मीटिंग में, सेंटेंस, पटना सुन के लीजिए, मीटिंग में, आलोक एक जी, मिनट, आपने कहा ना, आप सुन लीजिए, आपने कहा ना जनता तय करेगी। अभी आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर का आपने रिपोर्ट पढ़ा था? क्या उन्होंने रिपोर्ट लिखा था? उन्होंने रिपोर्ट दिया है उसमें कि इस बार 2024 के चुनाव में आपका हिंदुत्व का जो एकमात्र मुद्दा नहीं चलेगा। मोदी जी का चेहरा पिछले चुनाव की तरह काम नहीं करेगा। तो आपका मोदी ब्रांड भी फुस, आपका हिंदुत्व का मुद्दा भी फुस। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आपके जवाब पास जवाब कोई सुन लीजिए, मुद्दा नहीं रत्नाकर जी है। जवाब सुन लीजिए। क्या आलोक जी वो ये कहना है कि 24 का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? निदा जी, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं से किताबी योजना है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अभी तक लाभान्वित हो रहा है। और दूसरी चीज, देश मॉडल मांगता है। 6 मुख्यमंत्री प्रेजेंट थे पटना के मीटिंग में, एक ने भी हिम्मत नहीं की ये कहने की कि हमको जिताओ, मैं अपने प्रदेश के जैसा पूरे देश को बनाऊंगा। कोई मॉडल नहीं था इनके पास। देश को चाहिए कि आप क्या करके देंगे। एक तरफ एक आदमी करके दे रहा है, विश्व पटल पे अपनी भारत की पहचान अभूतपूर्व बना दिया है। देश को जब मणिपुर में पांचवी पहचान सबसे बड़ी दी है क्या? अवस्था में खड़ी कर दिया है। और आईएमएफ और मणिपुर वर्ल्ड में- बैंक का रिसेंट का रिपोर्ट है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर इसी रफ्तार को बनाए रखा तो 2024 के अंत तक ये $7.5 ट्रिलियन पास करके विश्व की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था में भाषण खड़ी हो अच्छा जाएगी। लगता है। ठीक है, ठीक है, उसके ठीक खिलाफ है, इनके पास ठीक क्या है। है? के त्रिपाठी जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं, उनका भी वेलकम कर लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। के त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। के त्रिपाठी जी नमस्कार। के त्रिपाठी जी, जो 24 की अब विपक्ष एकजुट फिर से होने जा रहा है 24 की तैयारी को लेकर, क्या लग रहा है आपको कि जो बढ़ता कुनबा है वो कितना कारगर साबित होगा? और कैसे अब बेंगलुरु में, क्योंकि सबसे बड़ी जो बैठक हुई वो पहले बिहार के पटना में हुई, उसके बाद अब बेंगलुरु दूसरा स्थान चुना गया और कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी भी इसमें आ सकती है। देखिए शिवांगी जी, जो 23 को पटना में जो कार्यक्रम हुआ और माननीय नीतीश कुमार 1 वर्ष से लगभग वो प्रयास में लगे रहे और इसके शुद्धार्थ है कि सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और उसको लाने में माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही कामयाब रहे। और जब से वो मीटिंग हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल खड़बड़ी मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल छटपटाहट में है कि कैसे क्या हो गया। जहां तक सवाल है बेंगलुरु का, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि बेंगलुरु की जो मीटिंग होगी उसमें जो दल आएंगे वो और कई दल उसमें सम्मिलित होंगे और धीरे धीरे एक कुनबा बढ़ता जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है पूरे देश में। नंबर 1, 2-4 जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों को आप जनता देख रही है, एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का। जो सिलेंडर 400-500 में मिलता था राजग के जमाने में, वो आजकल 1200 का सिलेंडर है। दूसरा जो आपके पेट्रोल है, डीजल है,
तो ये जो क्रूड ऑयल आता था हमारे देश, बाहर से आता था, उसका जो दाम इंटरनेशनल मार्केट पे कम है, लेकिन भाजपा ने इतना उस पर चार्ज लगा रखा है, सेंट्रल टैक्सेस को लगा दिया है कि उसमें प्रत्येक राज्य में वो 100 रुपए, 105 रुपए, 110 रुपए तक। जहां तक सवाल है बेरोजगारी का, रोजगारी के जो आंकड़े आए हैं देश में, वो रोजगार कहीं हो ही नहीं रहा है। सरकारी नौकरियों का इन्होंने 2 करोड़ वादा किया था, लेकिन शिवांगी जी बताइए कहाँ है 2 करोड़? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो कहाँ है? दूसरा एक सवाल मेरा और है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि जब पहली बार ओथ लिया था तो उन्होंने कहा मैं तो चौकीदार हूं, और पार्लियामेंट के गेट पे कहा था जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा उनको जेल में डाल दूंगा। मुझे 9 साल में बताइए कि कौन जेल में है? कितने 2G वाले घोल जेल में है, कितना कोयला घोटाले वाले जेल में? ये सब बातें जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। जुमलेबाजी से देश चलता तो बहुत कुछ हो जाता। अब ये कह रहे 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे हो जाएगी? आपकी जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, और तमाम कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी GDP गिरती चली जा रही है, कहाँ से आप लाएंगे? और जो एक दौर चल गया है फ्री बांटने का दौर, इस फ्री बांटने के दौर में देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ इंजस्टिस हो रही, और इसके लिए भी कहीं कहीं सरकार को सोचना हो। दूसरा सवाल GST का है, जहां GST का एक फार्मूला आया था कि हम 15% से ज्यादा GST नहीं लगाएंगे, 28% GST, खाने की चीजों पे GST। अरे भाई ये देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है, हर चीजों पे GST आप लगाते चले जा रहे हैं। तो ये जो विपक्षी एकता के लिए इन्होंने खुद ही मुद्दे ऐसे दे दिए हैं कि विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, हमारे साथ जी बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल हो, चाहे वो देश के तमाम और जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, वो एक मंच पे बैठेंगे। ठीक है। कामन मिनिमम प्रोग्राम त्रिपाठी जी हमारे साथ पहले मैं अपना नाम एक बार आपको क्लियर कर दूं। मैं निदा अहमद बात कर रही हूँ आपसे। शिवांगी ने फोन लगा करके आपको पैच किया है स्टूडियो में। मैं निदा अहमद हूँ यहाँ स्टूडियो में। निदा जी उनसे कहिए बता दिया करें कौन कर रहा है। नहीं कोई नहीं, कौन एंकर है, ये सब तो बताया करें भाई। जी। दरअसल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक जी मौजूद है यहाँ पर। वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल, आप श्योर हैं आपके साथ हैं केजरीवाल? देखिए ममता जी आपके साथ हैं? बिल्कुल, केजरीवाल को निमंत्रण गया है, केजरीवाल हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए पानी पी के आपको कोस रहे हैं दिल्ली में। उनके कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता रोज टेलीविजन पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और आपके साथ हैं वो। ये आपदा है और इसमें सबको कहने का है, लेकिन जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, पार्टियों का बनता, जैसे हम बिहार में कब तक बन जाएगा? इस बैठक के बाद उम्मीद करें त्रिपाठी जी, इस बैठक के बाद उम्मीद करें प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। बिहार में त्रिपाठी जी पहली कलम से आप 10 लाख नौकरी दे रहे थे। पहले कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ उसका? शिक्षक पीटे जा रहे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं। आज तो आपने सांसद और विधायकों को भी पीट के एक नया मिसाल कायम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, लगभग आपके साथ 17 साल से हम रहे हैं, आपने ही सुशासन बाबू का खिताब दिया। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, जितनी भी मीटिंगें विगत हुई सब में आपने कहा इतना बढ़िया चरित्र किसी का है। तमाम कसीदे नीतीश कुमार के बारे में कहा, और देश की सबसे बड़ी पंचायत ने कहा है कि अगर देश में कोई 3 आदमी ईमानदार और समाजवादी है तो उसमें नंबर 1 डॉक्टर लोहिया, नंबर 2 जॉर्ज फर्नांडिस, तीसरा नीतीश कुमार। अरे भाई आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। मैं उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, देखिए मैं उनकी निष्क्रियता पर उंगली उठा रहा हूँ। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आज किस कंपनी में है वो? जंगल राज वाले लोगों के साथ है वो। जंगल राज 3 की स्थापना करा दी है वहाँ। आज बिहार की जो जहाँ खड़ा है मेरे मित्र, वो बिहार इससे पहले बहुत पीछे था। आज आप बिहार की सड़कों के देखिए। मैं चुनाव में बिहार में नीतीश बाबू आए थे यही कह के कि जंगल राज हटाओ और मुझको लाओ, और आज फिर जंगल राज में चले गए। जब नीतीश जी साथ आ गए बीजेपी के तो बिहार में बाहर हो गए, लेकिन अब बिहार में फिर से जंगल राज हो गया। निदा जी मुझे मौका दीजिए। जी 1 मिनट बस। मैं एक सवाल, निदा जी मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी। अरे भाई आप PDP से गठबंधन कर लिए तो क्या तो कर लिया भाई?
आप तो बड़े ही चरित्रवान ठीक है, दल वो के अपने अपने लोग फायदे हैं। के लिए सब करते हैं। राजनीति देखिए, राजनीति ही सब यही है। चीजें हाँ। हैं। कौन कब इस पे किसका दोस्त हो बहस जाए, क्यों किसका कर रहे दुश्मन हो भाई? जाए, कुछ नहीं कहा जा आप सकता। सिद्धांत अपना मानते रहे हो, अपने चरित्र से आप दूर बिल्कुल। रखते जा रहे हो। हाँ, ठीक है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनको आपने ले लिया वहाँ। अली अब्बास कासमी जी, अली अब्बास कासमी जी, जितनी बातें यहाँ पर अभी कह रहे हैं के त्रिपाठी जी, तमाम उन्होंने मुद्दे गिनाए। जी जी जी। भोपाल में प्रधानमंत्री ने कितना पानी पी के कहा एनसीपी के ऊपर, और ठीक आज है। अपने गोद में कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई जिसने अजित पवार को ठीक कर दिया, छगन भुजबल को ठीक कर दिया, हेमंत ठीक है। बिस्वा को ठीक कर दिया। अली अब्बास जी, ठीक है ठीक है, के त्रिपाठी जी और भी गेस्ट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अली अब्बास कासमी जी, जो बातें जो मुद्दे के त्रिपाठी जी गिना रहे हैं, क्या वाकई में पूरा विपक्ष एकजुट भी हो जाएगा तो ये तमाम मुद्दे जमीन पर धरातल पर उतारने में कामयाब हो पाएगा, जनता को समझा पाएगा? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहने में, समझाने में बहुत मुश्किल होती है। देखिए नेताजी, आज हम ये देख रहे हैं कि आज दिल्ली डूब गई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है आज यहाँ से फुर हो गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज भी यहाँ की देश की जनता के लिए, जो आज पूरी दिल्ली डूबी पड़ी है और पूरा हिमाचल और हरियाणा डूब गया है, एक संवेदना उनके दिल में नहीं है। और हमारे जो है भाई आलोक जी के उनके नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। 80 करोड़ लोगों को तो पहले ही हम जो है भिखारी बना चुके हैं। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम 7.5 करोड़ की ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 7.5 लाख करोड़ की, उधर हमारी जनता भूखों मर रही है, रोजगार नहीं है, जवान हमारा आत्महत्याएं कर रहे हैं। डेली के आंकड़े देखिए आलोक जी, जवाब देना चाह रहे हैं आपकी हमारे जवान, हमारे पढ़े लिखे जवान कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितने लोगों ने कोटा में, देखिए हर हफ्ते जो है कोटा में जो है 2-3 आत्महत्याएं हो जाती है। ये क्यों हो रही है? ठीक है आलोक ये जी, सीधा इसका जो सीधा वो जवाब है कि देश में रोजगार नहीं है। ठीक है आलोक जी, अली अब्बास कासमी जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ एक सवाल मेरा भी है, आलोक जी, एक सवाल मेरा भी है कि जो बात अभी कह रहे थे रत्नाकर सिंह जी और क्या कहते हैं के त्रिपाठी ने भी कई बातें गिनाई यहाँ पर, क्या हकीकत में ऐसा कुछ है क्या? अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में? क्या 24 में वाकई में ऐसा कुछ होगा क्या? पीएम मोदी के साथ साथ कोई और भी आगे आएगा क्या? देखिए निदा जी, इस बात को स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज राजनीति का स्तर यहाँ चला गया है कि किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हिंदू मुस्लिम नहीं, ये सिख बात ईसाई तमाम कौन संख्या कहाँ लेके चला समझी जाएगा, है। हाँ। कौन किससे शादी कर लेगा, कौन किसको डाइवोर्स कर देगा, ये प्रिडिक्शन करना आज के लिए बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों के बस में नहीं है। परिस्थितियां बनाई किसने? मैंने बताया ना। और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं भाई मेरे बगल में, और अगर रत्नाकर जी अगर ये भूखे हैं तो मुझे इनका एड्रेस दीजिए, इनके यहाँ भी हम राशन भिजवा देते हैं आज शाम। किसी एक का जिक्र नहीं आलोक जी, किसी एक का जिक्र मैंने नहीं। कहा ना कोई हाँ। भूखा नहीं है इस देश में। जब 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, इतना मिल रहा है, उसको बेच के वो सिगरेट बीड़ी पान खरीद के पी रहा है। आप चलिए गांव में, आप लोग तो शहर की हैं, आलोक जी, शहर में घूम के वक्त रहती हैं। खत्म हो रहा है, मैं वाइंड ठेठ अप गांव का का वक्त है, निवासी वरना हूँ। भुखमरी के आंकड़ों में मैं अगर ठेठ भारत गांव के का आंकड़ों में निवासी आपको हूँ। बता देती तो नीता शायद आप जी, आज ये बात नहीं कहते। मैं ठेठ गांव का मैं बता निवासी देता हूँ, मैं हूँ। बता इतना देता हूँ। राशन है लोगों के घर में। मैं उसको बता बेच देता फिर भी के वो भुखमरी के सारी- आंकड़े में भारत का आंकड़ा कहाँ पहुंचता है जी रत्नाकर जी? कोविड में मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। कोविड में विश्व में सबसे ज्यादा अगर गरीबी रेखा के नीचे कोई अगर व्यक्ति गया है तो भारत में गया। 80%, पूरे विश्व के 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और ये भाई साहब 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। एक में बात सुन लीजिए, आप सुनिए, आप सुन लीजिए। जिसकी बात कर अरे रहे सुनिए हैं भाई, वो भाई एक साहब। फेक एजेंसी अब है। बीच में बोला 3000 नहीं, आदमियों का जल्दी दिल्ली से, में, जल्दी से, 3000 वक्त की कमी आदमियों का है। दिल्ली में उसने वक्त की मूल्यांकन कमी है, किया, जल्दी उसी पर से, उसने लिख दिया। ये सब फेक एजेंसियां हैं जिसने ठीक है, लिख ठीक दिया कि हम बांग्लादेश और भारतीय जनता पाकिस्तान के पार्टी पीछे हैं। जुमलेबाजी करती भुखमरी है, में। वही ये बात सच है। नीचे गले से बाकी उतारने अगर वाली है विपक्षी क्या? को आईना दिखाता है, आईना तो दिखाता सारा है। ये फेक एजेंसियां आती अगर है। विदेशी एजेंसियां हिंडनबर्ग के रिपोर्ट भी खिलाफ ऐसे ही है। कुछ ऐसा तो क्या भारत हुआ? के खिलाफ खुद साजिश शरद बताने पवार ने लगते कहा हैं कि ये लोग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं, कोई मायने नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। अरे तो जेपीसी बिल्कुल, जांच बिल्कुल। कराने में हाँ। फिर आपको चलिए, आप ठीक है। लोग ठीक है, चपली ठीक है, लेकर वक्त की पीट कमी रहे माफी थे। चाहूंगी हिंडनबर्ग क्योंकि हिंडनबर्ग आलोक ने ये जी कह और साथ दिया। ही साथ रत्नाकर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए।
लिए हैं। तो आज का सवाल जो थे बड़े वो यही थे, समझने की हमने कोशिश यही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष के साथ मिलकर अपने कुनबे को बढ़ा रही है, तो ये जो बढ़ता कुनबा है वो कितना कारगर साबित होगा 2024 के लिहाज से। और सवाल ये भी था कि सोनिया गांधी के जाने की सुगबुगाहट है, तो क्या सोनिया गांधी जब वहां पर जाएंगी तो एकजुटता में जान फूंकने में वो कामयाब हो पाएंगी या नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।